सोचिए, यदि बारिश न होगी तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारा जीवन जितना हवा, पानी तथा भोजन पर निर्भर है, उतना ही बारिश पर निर्भर है, क्योंकि बारिश से ही अन्न, शाक, सब्जियां होती हैं। बारिश किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावन और भाद्रपद, यह 2 महीना में अधिक वर्षा होती है। किसान प्रतीक्षा करते हैं कि कब मानसून आए और जमकर बारिश हो, जिससे हमारी फसलों को पानी मिले। भारत में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु तथा उष्ण मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ये जो मानसून शब्द है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम का अर्थ है मौसम के अनुसार पवनों की दिशा का उलट जाना। मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। इन्हीं मानसूनी पवनों का उपयोग अरबी व्यापारी किया करते थे और इन्हीं हवाओं के सहारे भारत से व्यापार करते थे। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत तापीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत एडमंड हेली ने दिया था। इसके अनुसार मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का कारण स्थल एवं जल का आंतरिक तापन प्रभाव है। जैसा कि मैं पहले बताया कि भारत में 2 प्रकार के मानसून आती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। मानसून को समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। पहली बात, पानी की तुलना में जमीन जल्दी गर्म या ठंडी होती है। गर्मियों के दिनों में जमीन पर पैर रखते ही पैर जलने लगती है, परंतु इसकी तुलना में तालाब का पानी ठंडी होती है। दूसरी बात, हवा जब गर्म हो जाती है तो हल्की होकर ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे आ जाती है। तीसरी बात, जिस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, उस क्षेत्र की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है और वहां लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, मतलब कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। और वहीं जो क्षेत्र ठंडी होती है, वहां हवाएं भारी होकर नीचे आ जाती हैं और उस क्षेत्र में हाई प्रेशर एरिया मतलब उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। चौथी बात, हवाएं हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर गमन करती हैं, मतलब हवाएं ठंडा क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती हैं। पांचवी बात, पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। पृथ्वी पर जितनी गर्मी होती है, उसकी तुलना में ऊपर का क्षेत्र ठंडा होता है। छठवीं बात, सूर्य के ताप से यह क्षेत्र अधिक गर्म हो गई है और इसके आसपास का क्षेत्र इसकी तुलना में ठंडी है, तो हवाएं उच्च दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगी और गर्म होकर ऊपर की ओर जाने लगेगी। हवाओं को ऊपर ठंडक मिलने से इनमें संघनन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है और संघनन की प्रक्रिया से बादलों का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात उस क्षेत्र में बारिश होने लगती है। इसका मतलब कि जहां लो प्रेशर एरिया होती है, वहां बारिश हो जाती है। सातवीं बात, यह हमारी पृथ्वी है। यह है भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में कर्क रेखा और इसके दक्षिण में मकर रेखा गुजर रही है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो यहां का क्षेत्र गर्म हो जाता है और पृथ्वी पर एक गर्म पट्टी का निर्माण हो जाता है। इस गर्म पट्टी को ही ITCZ कहते हैं। इसको हिंदी में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। जब पृथ्वी आगे बढ़ती है तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, उसके बाद 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर और फिर 21 जून को कर्क रेखा पर। तो जहां जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वहां वहां का क्षेत्र गर्म होता जाता है और वहां ITCZ अर्थात गर्म पट्टी का निर्माण होता जाता है। ITCZ का निर्माण कर्क रेखा से विषुवत रेखा होते हुए मकर रेखा तक होती है और मकर रेखा से विषुवत रेखा होते हुए कर्क रेखा तक होती है। मैंने पहले बताया कि ITCZ एक गर्म पट्टी है,
तो ये पट्टी जहां भी रहेगी वहां लो प्रेशर एरिया होगा, और लो प्रेशर एरिया होगा तो वहां बारिश होगी। सीधा सीधी जानिए कि ITCZ जहां जहां जाएगी वहां वहां वर्षा कराएगी। अब हम प्री मानसून को समझते हैं। यह है हमारा भारत देश, यह है हिंद महासागर, यह है अरब सागर और यह है बंगाल की खाड़ी। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और यहां से विषुवत रेखा गुजर रही है। 21 मार्च को ITCZ भूमध्य रेखा पर है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होगी। ITCZ हिंद महासागर में वर्षा करते हुए भारत में पहुंचेगी। जैसे ही तमिलनाडु और केरल में ITCZ पहुंचेगी तो वहां का स्थल भाग गर्म होगी और लो प्रेशर एरिया बन जाएगी। इसकी अपेक्षा हिंद महासागर में हाई प्रेशर एरिया है, इसलिए हवाएं महासागरों से नमी लेकर लो प्रेशर एरिया में प्रवेश करेगी। यहां आकर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और संघनन क्रिया पश्चात यहां जमकर बारिश करेगी। परंतु याद रखिए, यह जो वर्षा हुई है यह मानसूनी वर्षा नहीं है, यह मानसून के पूर्व की वर्षा है, जिसे हम प्री मानसून कहते हैं। जब ITCZ महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में पहुंचती है तो इस क्षेत्र में भी वर्षा कराती है। यह भी प्री मानसून है। भारत में मानसून 21 जून के बाद आती है और 21 जून कर्क रेखा के पास है, इसलिए अभी कर्क रेखा तक जितनी भी वर्षा होगी वह मानसून पूर्व की वर्षा होगी। ITCZ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में वर्षा कराती है और इसके बाद ITCZ कर्क रेखा के पास जाकर गंगा के मैदान वाले क्षेत्रों में बारिश कराती है। परंतु यह जो गंगा का मैदान में बारिश हुई है यह भी प्री मानसून है, मतलब कि प्री मानसून उस क्षेत्र में वर्षा कराती है जहां ITCZ होता है। जैसे ITCZ अभी गंगा के मैदान में है तो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में वर्षा कराएगी, परंतु ये भारत के अन्य क्षेत्रों में वर्षा नहीं कराएगी। प्री मानसून के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकल नाम है। जैसे केरल वाले क्षेत्र में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसे आम्र वर्षा कहते हैं, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में प्री मानसून को मावठा कहते हैं। पूर्वी भारत में इन हवाओं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में यह हवा चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद है। पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर को काल बैशाखी कहते हैं और असम में इन हवाओं को बोडो चिल्ला कहते हैं। बोडो चिल्ला असम में नॉर्वेस्टर का ही स्थानीय नाम है। अर्थात हमें यह ज्ञात होता है कि 21 जून से पहले जो वर्षा होती है इसे प्री मानसून की वर्षा कहते हैं। अब हम दक्षिण पश्चिम मानसून का अध्ययन करेंगे। अभी भारत में गंगा के मैदान में ITCZ उपस्थित है तो यहां का तापमान अत्यधिक तीव्र है। राजस्थान में पहले से मरुस्थलीय भाग है और यहां ITCZ उपस्थित होने से और भी अधिक तापमान हो जाएगी, तो यहां पर अत्यधिक लो प्रेशर क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, जिसको भरने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की पवनें पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए विशेष पवनों की आवश्यकता है। शायद आपको पता होगा कि वर्ष भर चलने वाली 3 पवनें हैं: व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। भारतीय मानसून के लिए व्यापारिक पवनें अहम भूमिका निभाती है। व्यापारिक पवनें जब इस दिशा में चलती है तो कोरियोलिस प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा बाएं मुड़कर चलती है। याद रखिए, व्यापारिक पवनें अपनी ही दिशा में चल रही थीं, लेकिन भारत में जो ITCZ वाले क्षेत्रों के पास लो प्रेशर एरिया बन गया है उसको भरने के लिए व्यापारिक पवनें उत्तर की ओर भागने लगती है। व्यापारिक पवनों को भारत की ओर जाना है तो पवनों की दिशा कुछ इस तरह हो जाएगी, परंतु कोरियोलिस प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बाईं मुड़कर जाने से कुछ इस तरह बाईं मुड़कर गमन करेगी। भूमध्य रेखा तक तो इसी दिशा में चलेगी, परंतु इसके बाद पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी और उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस प्रभाव के कारण कोई भी गतिमान वस्तु अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। इसलिए पवनें भूमध्य रेखा के पास पहुंचने के बाद इस दिशा में गमन करने लगेगी और यह पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में वर्षा करावेगी। यह पवनें अधिक मात्रा में अपने साथ आर्द्रता लाती है, इसलिए भारत में जमकर बारिश करती है। भारत में इस समय श्रावण या भाद्रपद का महीना होता है।
धान आदि फसलों के लिए यह मानसून वरदान साबित होती है। यह पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इसे भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं या दक्षिण पूर्व एशिया का महामानसून कहते हैं। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि यह मानसून किस किस तारीख को कहां-कहां प्रवेश करती है। मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। फिर 1 जून को केरल चेन्नई तक पहुंचता है और यहां घनघोर वर्षा होती है। 5 से 10 जून के बीच कोलकाता एवं मुंबई को छूता है। 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर तक पहुंचता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर शहरों में पहुंचता है और 1 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो वह नीलगिरी पहाड़ी से टकराती है और 2 शाखाओं में बंट जाती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट के सहारे अधिक वर्षा कराती है। पवन जिस ढाल के सहारे पर्वत पर चढ़ता है उसे पवनाभिमुख कहते हैं। इस ओर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद बादलों को नमी मिलता है, जिससे यहां अधिक मात्रा में वर्षा होती है। परंतु पर्वत के दूसरी ओर, जिसे पवनाभिमुख कहते हैं, उस ओर पवन नीचे उतरने लगता है, जिसके कारण इस ओर बारिश नहीं हो पाती है या थोड़ी मात्रा में होती है। इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इसका उदाहरण पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट में एक पर्वत है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पश्चिम में अर्थात पवनाभिमुख तरफ मुंबई स्थित है और वृष्टि छाया में पुणे स्थित है। मुंबई से पुणे की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है, परंतु मुंबई में 600 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जबकि वहीं पुणे में 70 सेंटीमीटर की बारिश हो पाती है। अरब सागर की शाखा इस रास्ते से गुजरात में प्रवेश करती है। ये हवाएं बारिश करते हुए अरावली के समानांतर चलने लगती हैं। समानांतर चलने से मानसूनी हवाओं को अरावली पर्वत रोक नहीं पाती है, जिस कारण राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। अरब सागर की शाखा पीर पंजाल और शिवालिक की श्रृंखलाओं तक जा पहुंचती है, जिससे वहां अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। साथ ही साथ यह पवनें हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में भी वर्षा कराती है। अरब सागर की शाखा गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप क्षेत्र एवं काठियावाड़ के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक न्यून वर्षा कराती है। अरब सागर की शाखा विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य नर्मदा घाटी में प्रवेश कर घनघोर वर्षा कराती है। अब हम बंगाल की खाड़ी की शाखा को जानते हैं। यहां पर है नीलगिरी पहाड़ी और यहां पर अन्नामलाई पर्वत है। इसके बीच में पालघाट दर्रा है। दक्षिण पश्चिम मानसून नीलगिरी पहाड़ी से टकराकर पालघाट दर्रा से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर चलती है, जिसके कारण तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर यह पवनें पूर्वी हिमालय से टकराती है। मेघालय में 3 प्रमुख पर्वतें हैं, गारो, खांसी और जयंतिया। यह तीनों पर्वत से मानसून टकराती है तो यहां घनघोर वर्षा होती है। इसी के आंतरिक हिस्सों में चेरापूंजी और मानसिनराम स्थित है। ये दोनों क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहां 1188 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय से टकराने के बाद मानसून पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है और उत्तर भारत के विशाल मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचकर वर्षा कराती है। पूर्वी घाट के समानांतर चलने से पूर्वी घाट में वर्षा नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी यहां पर पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसे सोमालिया का जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, चलती है। यह जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्व की ओर धकेलती है, जिससे पूर्वी घाट में भी वर्षा हो पाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आर्द्रता अरब सागर की शाखा में होती है या बंगाल की खाड़ी की शाखा में होती है, इसको समझने के लिए यहां पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो इस रेखा से आगे अरब सागर की शाखा जलवाष्प त्यागना प्रारंभ कर देती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा इस रेखा के बाद भी लगातार बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प एकत्रित करते रहती है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, अर्थात आर्द्रता अधिक होती है।
लद्दाख के लेह वाला भाग भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। उसके बाद राजस्थान का स्थान है और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूर्वी हिमालय है, और उसमें भी चेरापूंजी और मानसिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अब हम लौटता हुआ मानसून के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत ऋतु में ITCZ अर्थात गर्म पट्टी मकर रेखा के पास होती है, इसलिए मकर रेखा के पास तापमान अधिक हो जाता है। इसकी तुलना में भारत में लगातार बारिश होने के कारण और ITCZ यहां से काफी दूर होने के कारण यहां का तापमान बहुत न्यून हो जाता है, इसलिए यहां हाई प्रेशर एरिया का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं भारत से ऑस्ट्रेलिया की ओर अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गमन करने लगती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़कर चलने लगती हैं। ये हवाएं विषुवत रेखा के बाद दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़कर चलने लगती हैं। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से लौट रही है, इसलिए इसे लौटता हुआ मानसून तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर आती है, इसलिए पूरे भारत में जमकर बारिश करती है। परंतु यहां पर स्थलखंड होने से उत्तर पूर्वी मानसून में आर्द्रता बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए लौटता हुआ मानसून भारत में वर्षा नहीं करा पाती है। कभी कभी लौटता हुआ मानसून थोड़ी बहुत नदियों से आर्द्रता प्राप्त करके कहीं कहीं थोड़ा बहुत शीत ऋतु में भी वर्षा कर देती है। ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा था कि तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुई थी, परंतु लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लेकर शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्र में जमकर बारिश करती है। तमिलनाडु में वर्ष भर धान की खेती होती है। क्योंकि यहां कोरोमंडल तट के पास शीत ऋतु में भी जमकर बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून पूरे भारत में वर्षा नहीं करती है, ये केवल तमिलनाडु में वर्षा कराती है। इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। अब हमें इसमें पश्चिमी विक्षोभ भी पढ़ना है, तो हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी जान लेते हैं। ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। इसके मध्य में भूमध्य सागर है। यूरोप से आती ठंडी हवाएं और अफ्रीका से आती गर्म हवाएं जब आपस में मिलती है तो भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यह चक्रवात बहुत ही विशाल होती है। यहां जो हवाएं चलती हैं उसमें काफी मात्रा में आर्द्रता भी होती है, इसलिए यूरोप में ठंड के दिनों में भी जमकर बारिश होती है। हमारा भारत देश यहां से बहुत दूर है, परंतु भूमध्य सागर की आर्द्र पवनें भारत तक पहुंच जाती है। इसको पहुंचाने वाला जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम ऐसी हवा है जो वर्ष भर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के चारों ओर चलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर की आर्द्र पवनों को अपने साथ उछालकर जेट स्ट्रीम से स्पर्श करा देती है। हवाएं जब जेट स्ट्रीम के संपर्क में आती हैं तो जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर की आर्द्र पवनों को अपने साथ लेकर भारत पहुंच जाती है। ये हवाएं भारत आने पर हिमालय से टकरा जाती हैं और हिमालय से टकराने पर यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा चीन की तरफ चली जाती है और दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश करती है। इसकी दक्षिणी शाखा हिमालय के समानांतर चलती है, इसलिए यह पूरे हिमालय क्षेत्र में हिमवर्षा कराती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह हवाएं हिमवर्षा कराती हैं और कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। इसी कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। हिमवर्षा होना, ओलावृष्टि होना तथा कड़ाके की ठंड पड़ना, ये तीनों घटनाओं को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्योंकि यूरोप भारत से पश्चिम में पड़ता है और इसी कारण भारत में डिस्टर्ब हुआ अर्थात विक्षोभ हुआ। आगे चलकर यह हवाएं हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा भी कराती है। यह वर्षा रब्बी फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होती है। तो हमने जाना कि कैसे भूमध्य सागर की आर्द्र पवनें भारत पहुंचती है और भारत में रब्बी फसलों के लिए वरदान साबित होती है। इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं।
आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ बातें समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे प्रश्नों के समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।